अच्छा देखो बेटा, हमारे पास अगर एक सोलेनॉइड है तो उस सोलेनॉइड के अक्रॉस या उस सोलेनॉइड के थ्रू मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी ये हमने पहले कैलकुलेट किया था। मान लिया कि दिस इज द सोलेनॉइड ऑफ लेंथ L एंड n नंबर ऑफ टर्न्स, तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड हमने कैलकुलेट की थी म्यू नॉट Ni, और आप इसको लिख सकते हैं म्यू नॉट Ni पर यूनिट लेंथ। ठीक है, अगर इसी सोलेनॉइड की मैग्नेटिक फील्ड हमें एक एंड पर निकालनी हो एट एनी वन एंड, तो मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल्स टू B इज इक्वल्स टू म्यू नॉट Ni बाय 2, यानी कि टोटल मैग्नेटिक फील्ड का हाफ एक एंड के ऊपर जब आप निकालते हो तो ये हमें कितनी मिलती है, हाफ मिलती है। अब इसको निकालने के लिए हमने कॉन्सेप्ट क्या यूज किया था, हमने यहाँ एम्पियर सर्किटल लॉ अप्लाई किया था, एक रेक्टेंगुलर लूप कंसीडर किया A B C D, और इस ABCD में आपने ACL अप्लाई करा था ऑन ईच लेंथ, तो B डॉट DL ऑन AB प्लस B डॉट DL ऑन BC प्लस B डॉट DL ऑन CD प्लस B डॉट DL ऑन AD। तो ये नेट रिजल्ट हमें मिलता है म्यू नॉट I अकॉर्डिंग टू एम्पियर सर्किटल लॉ। अब इस पर्टिकुलर केस में AB इज जस्ट आउटसाइड द सोलेनॉइड, तो यहाँ कोई भी मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस यहाँ नहीं होती हैं, मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट नहीं होती है, तो ये जीरो। BC इज परपेंडिकुलर तो cos 90 इज जीरो, AD इज परपेंडिकुलर तो अगेन cos 90 इज जीरो। B डॉट DL यहाँ आपको कुछ मिलेगा इस सेगमेंट पे, DC सेगमेंट पे, so this will be B dot L and will be equal to mu naught I for n number of turns, हम इसको n से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो B की वैल्यू क्या आ जाती है, mu naught Ni पर यूनिट लेंथ। ठीक है बेटा, तो ACL सोलेनॉइड के थ्रू इसी तरीके से अप्लाई होगा। यही अगर लेंथ सोलेनॉइड ना होके आपके पास एक टोरॉइडल सोलेनॉइड हो लाइक दिस, तो टोरॉइडल सोलेनॉइड की टोरॉइड का जो रेडियस है वो है R, तो मैग्नेटिक फील्ड अगेन आप इसी तरीके से कैलकुलेट करेंगे, बट दिस विल बी गिवन बाय म्यू नॉट Ni अपॉन 2 pi R। ठीक है, बट द अल्टीमेट रिलेशन n अपॉन 2 pi R, जिसको कि आप स्मॉल n लिखते हैं, वो म्यू नॉट Ni ही रहेगा। बस याद ये रखना है कि वहां पर नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ यानी कि लीनियर लेंथ, और यहाँ नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ मींस द सर्कमफ्रेंस। ये एक छोटा सा डिफरेंस है जो कि आपको याद रखना होगा दोनों ही केसेस में। ठीक है बेटा, ठीक है एंजेला। Yes, sir. ओके, नेक्स्ट जो टॉपिक है बेटा वो है लॉरेंट्ज फोर्स। अब लॉरेंट्ज फोर्स को हम लोग कैसे समझें, अच्छा, इट इज अ फोर्स experienced by a charged particle in external magnetic field, so force experienced by charged particle in magnetic field, so that force is given by BQB sin theta, और यहाँ पर वेक्टोरियल नोटेशंस में आप इसको लिख सकते हैं Q इंटू V क्रॉस B। अब Q इंटू V क्रॉस B जो आपके पास फोर्स है, ये सिर्फ और सिर्फ मैग्नेटिक फोर्स है, यानी कि एक चार्ज पार्टिकल के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कितनी फोर्स लगेगी ये वो फोर्स है। लेकिन चार्ज पार्टिकल के अराउंड कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगी, अगर वो एक चार्ज पार्टिकल है तो उसकी अपनी कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगी, यानी नेट
नेट फोर्स अगर हम यहाँ निकालें तो उसको हम कहते हैं लॉरेंट्ज फोर्स, एंड दैट विल बी गिवन बाय द इलेक्ट्रिक फोर्स एज वेल एज द मैग्नेटिक फोर्स। तो आप इसको बी लिख सकते हैं यहाँ पर। तो इसकी वैल्यू होगी आपके पास Q इंटू ई प्लस Q into V cross B. So this will be the net Lorentz force acting on the charge particle. ठीक है। अब यही चार्ज पार्टिकल को अगर हम लोग डिफरेंट रीजन्स के अंदर प्लेस करें तो वो चार्ज पार्टिकल के साथ क्या होगा, यानी कि उसका बिहेवियर अगर हमें समझना हो तो हम कैसे समझ सकते हैं। तो चार्ज पार्टिकल के बिहेवियर को समझने के लिए आप बिहेवियर ऑफ चार्ज पार्टिकल इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड देखें जरा। पहले केस में जब चार्ज पार्टिकल को हम लोग पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड फायर करें, ये Q और हमने इसको पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड फायर करा, नाउ व्हाट विल हैपन टू इट अकॉर्डिंग टू BQV sin थीटा, एंगल थीटा यहाँ पर कितना है 0 डिग्रीज, तो फोर्स कितनी एक्ट करेगी 0। So there will be no change in the trajectory of the charge particle. तो charge particle की जो trajectory है that remains the same. ठीक है, तो वो parallel to the magnetic field move करता रहेगा और उसकी trajectory में there will be no change. Okay? ठीक है बेटा? Yes, sir. Next, अगर हम लोग उसको 90 डिग्रीज के ऊपर एंटर कराएं, then what will happen to it? देखो, अगर हम एक चार्ज पार्टिकल को देखते हैं कि ये हमारे पास एक क्रॉस्ड मैग्नेटिक फील्ड रीजन है, तो इसका मतलब यह है कि मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन इनवर्ड्स। अब अगर मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू द प्लेन इनवर्ड्स है तो यहां से अगर मैं एक चार्ज पार्टिकल को फायर करूं विद द वेलोसिटी v, ठीक है, तो होगा क्या, as soon as the charge particle enters into the region of magnetic field, force maximize हो गया BQV, क्योंकि sin 90 यहाँ पर कितना है 1, तो दिस विल बी द मैक्सिमम फोर्स, और ये मैक्सिमम है, इट मींस के कांस्टेंट है, यानी फोर्स यहाँ पर कांस्टेंट एक्ट करेगा। अब कांस्टेंट मैक्सिमम फोर्स अगर यहाँ पर एक्ट कर रहा है तो this charge particle will attain a trajectory जिसमें के फोर्स कांस्टेंट रहे, मैग्नेटिक फील्ड तो कांस्टेंट है ही, साथ ही साथ आपका वेलोसिटी भी कांस्टेंट हो जाए। देखो, फोर्स कांस्टेंट रहे, दिस इज अ रीजन ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, तो मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है, चार्ज की वैल्यू चेंज नहीं होगी, तो वेलोसिटी ऑटोमेटिकली कांस्टेंट हो गया। अब ये कैसे हो सकता है? ये तभी हो सकता है जब चार्ज पार्टिकल एक सर्कुलर पाथ अटेन करे, और जब चार्ज पार्टिकल एक सर्कुलर पाथ अटेन करेगा तो एट एनी गिवन इंस्टेंट ऑफ टाइम यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन अगर क्रॉस है परपेंडिकुलर टू द प्लेन इनवर्ड्स, तो फोर्स हमेशा अंदर की तरफ एक्ट करेगी, क्योंकि वेलोसिटी इज गिवन बाय द टेंजेंट ऑफ द ट्रैजेक्टरी ऑफ द चार्ज पार्टिकल। ठीक है, अब यहां देखें, तीनों चीजें म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, मैग्नेटिक फील्ड इस मार्कर की डायरेक्शन में, फोर्स सेंटर की तरफ, और वेलोसिटी टेंजेंशियल। ठीक है बेटा? Yes, sir. अब आप इस ट्रेजेक्टरी पे कहीं पर भी रख लो फोर्स, लेट्स से कि आपने यहां रखा, तो यहां से फोर्स सेंटर की तरफ, वेलोसिटी ये रही, और मैग्नेटिक फील्ड देखो ये रहा, किसी भी पॉइंट पे ले लो, अगर आप यहां लोगे तो वेलोसिटी ये रहा, फोर्स अंदर की तरफ, और दिस विल बी द मैग्नेटिक फील्ड। तो आपके पास ये तीनों चीजें क्या रहेंगी? कांस्टेंट रहेंगी। इसका मतलब कि फोर्स मैक्सिमाइज हो गया BQ।
Now this maximum force BQB is responsible for the particle to take the circular path. Hence यहाँ पर एक सेंट्रीपिटल फोर्स भी एक्सर्ट करेगी। तो आप अगर यहाँ पर V से V को कैंसिल आउट कर देते हो तो R will be equal to mv upon BQ. So this will be the radius of the circular path on which the body is moving. यहीं से अगर आप टाइम पीरियड कैलकुलेट करना चाहो तो टाइम पीरियड भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो टाइम पीरियड हो जाएगा 2 पाई r अपॉन v। r की वैल्यू आपको पता है mv अपॉन bq, तो पुट करें यहाँ पे 2 पाई mv अपॉन bqv। तो v से v कैंसिल आउट हो गया, so टाइम पीरियड विल बी इक्वल टू 2 पाई m अपॉन bq। लाइकवाइज फ्रीक्वेंसी आप निकाल सकते हैं, तो f विल बी इक्वल टू 1 अपॉन t and will be equal to bq upon 2 pi m। हो जाएगा बेटा? अभिमन्यु क्लियर है? सर। अंदेशा? चलो ठीक है। तो दिस वाज द बिहेवियर ऑफ द चार्ज पार्टिकल जब हमने उसको फायर करा परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा, यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी अगर निकालनी हो तो काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? देखो काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है। लेकिन बेटा हमें पता था कि mv स्क्वायर बाय r इज इक्वल्स टू bqv, तो आप इसको हाफ से मल्टीप्लाई करते हैं ऑन बोथ साइड्स, तो आपके पास हाफ m v स्क्वायर विल बी इक्वल टू bqvr बाय 2। तो आपकी काइनेटिक एनर्जी होगी bqvr बाय 2, ठीक है। ठीक है बेटा? Yes, sir. ओके, नेक्स्ट, अगर हमने बॉडी को एक आर्बिट्ररी एंगल पे फायर करा फिर क्या होगा? ठीक है। नेक्स्ट देखो, अगर मेरे पास ये एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है और इस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में हम एक चार्ज पार्टिकल को एक सर्टेन वेलोसिटी पे एंटर कराते हैं। As soon as it enters into the magnetic field in the region of magnetic field with certain velocity at a certain angle, तो ये वेलोसिटी यहाँ दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड हो जाएगी। एक होगा इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो कि कहलाएगा v cos थीटा, और एक होगा इसका वर्टिकल कंपोनेंट जो कि कहलाएगा v sin थीटा। अब आप यहाँ क्या देख रहे थे कि ये जो कंपोनेंट था वेलोसिटी का, ये वर्टिकल कंपोनेंट था क्योंकि इट इज एट 90 डिग्रीज, और ये कंपोनेंट पार्टिकल को किस पे लेके जाता है? सर्कुलर पाथ पे। तो लाइकवाइज यहाँ पर भी ये वर्टिकल कंपोनेंट पार्टिकल को सर्कुलर पाथ पर ले जाने की कोशिश करेगा, लेकिन जैसे ही अपना सर्कुलर पाथ कवर करेगा तो v cos थीटा कम्स इनटू प्ले, और ये इससे एक हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट कराएगा जिसकी वजह से उसकी जो ट्रेजेक्टरी होगी वो इस तरीके की एक हेलिकल ट्रेजेक्टरी होगी, और हम कहेंगे कि ये कौन सी फिगर क्रिएट करता है? यहाँ पर हेलिक्स बनाता है। तो हेलिकल पाथ का मतलब हुआ द डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव लूप्स, और इसको हम लोग पिच भी कहते हैं। तो पिच कैलकुलेट करने का तरीका क्या होता है? पिच है क्या? डिस्टेंस ही है दो लूप्स के बीच में। अब अगर वो डिस्टेंस है दो लूप्स के बीच में बेटा, तो जनरली अगर आप किसी भी कैप में देखो तो आपको इस तरीके के डिस्टेंसेस देखने को मिलते हैं। जैसे कि अगर मैं इसको यहाँ से ओपन अप कर दूं तो यहाँ पर आपको ये यहाँ पर कॉन्जिक्यूटिव लूप्स दिखाई देंगे, ठीक है। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं? हेलिक्स, यानी इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? पिच, ठीक है। यानी दो कॉन्जिक्यूटिव लूप्स के बीच का डिस्टेंस इज कॉल्ड अ पिच।
तो अगर मुझे यहाँ पर पिच कैलकुलेट करनी हो तो पिच क्या होगा, v cos थीटा इनटू द टाइम पीरियड। अब टाइम पीरियड हमें पता है क्या होता है, 2 पाई m अपॉन b क्यूब। तो पिच विल बी इक्वल टू v cos थीटा इनटू 2 पाई m अपॉन b क्यूब। So this is the behavior of a charged particle when fired in a magnetic field at an angle theta. Clear है? ठीक है बेटा? Yes, sir. अच्छा, यहाँ ना एक थोड़ा सा हम लोग R के रिजल्ट को मैनिपुलेट करके लिखने की कोशिश करेंगे और वो पर्टिकुलर रिजल्ट आपके एमसीक्यूज के अंदर बहुत सारे न्यूमेरिकल्स में यूज हो जाता है। तो ध्यान से देखेंगे, R का फॉर्मूला क्या है, R is equals to mv अपॉन p क्यूब। अब mv क्या होता है बेटा, लीनियर मोमेंटम होता है ना, मास इनटू वेलोसिटी इज लीनियर मोमेंटम ना। Yes, sir. तो लीनियर मोमेंटम का रिलेशन काइनेटिक एनर्जी के साथ अगर आपको बनाना होता है तो आप कैसे बनाते हो, mv इज इक्वल्स टू लीनियर मोमेंटम, ठीक है, और काइनेटिक एनर्जी आपके पास क्या होता है, हाफ m v स्क्वायर। आप इसको m से मल्टीप्लाई कर दो ऑन बोथ साइड्स, सो 2m e काइनेटिक विल बी इक्वल टू m स्क्वायर v स्क्वायर यानी कि p स्क्वायर। तो p विल बी इक्वल टू अंडर द रूट 2m e काइनेटिक। अब ये जो 2m e काइनेटिक है ये किसका रिलेशन है, मोमेंटम का ना। तो आप r को ऐसा लिख सकते हो अंडर द रूट 2m e काइनेटिक अपॉन b क्यूब, ठीक है। ठीक है बेटा? Yes, Yes, sir. sir. तो ये हम कब यूज करते हैं, जनरली कई बार आपसे क्वेश्चन ऐसा पूछ लेता है कि लेट से कि एक चार्ज पार्टिकल को आपने साइक्लोट्रॉन के अंदर डाला या आपने उसको एक मैग्नेटिक फील्ड में 90 डिग्रीज पर एंटर कराया और उसका लीनियर मोमेंटम इतना था या उसकी काइनेटिक एनर्जी इतनी थी, तो अब आप ये बताओ कि रेशियो ऑफ द रेडियाइज क्या होगा। तो वहां पर आप इसको डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। Yes, sir. चलो नेक्स्ट है बेटा साइक्लोट्रॉन। साइक्लोट्रॉन क्या चीज है, साइक्लोट्रॉन को समझने के लिए हमें ये वाला जो मैथमेटिकल एनालिसिस है ये दोबारा से यूज करना पड़ेगा। तो मैं इसको मिटा नहीं रहा, इसको यहीं लिखा रहने दे रहा हूँ, ठीक है। तो देखो जरा, साइक्लोट्रॉन बेसिकली हमारे पास एक साइक्लोट्रॉन एक पार्टिकल एक्सेलरेटर होता है जिसके कंस्ट्रक्शन को अगर हम लोग देखें तो हमारे पास दो हॉलो मेटेलिक डीज होते हैं यहाँ पर। ये दोनों हॉलो मेटेलिक डी एक ऑसिलेटर के साथ कनेक्ट किए जाते हैं और ये जो ऑसिलेटर होता है ये एक ऑल्टरनेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कि एक ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ इसको अप्लाई करता है, ठीक है। अब हमने ये करा कि इस डी के परपेंडिकुलर ऊपर भी और नीचे यानी बैक साइड पे भी और फ्रंट पे हमने एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की। तो मैं उस स्ट्रॉन्ग मैग्नेट को यहाँ दिखा रहा हूँ कि ये एस है और यहाँ पर ये हमारा क्या है, नॉर्थ, यानी ये नॉर्थ और ये साउथ, और ये दोनों क्या है, हमारे हॉलो मेटेलिक डीज है। अब इन दोनों हॉलो मेटेलिक डीज के बिल्कुल सेंटर में हमने रख दिया एक चार्ज पार्टिकल। तो एक हैवी चार्ज पार्टिकल हम यहाँ यूज करेंगे और इस हैवी चार्ज पार्टिकल को हम एक्सेलरेट कराने की कोशिश करेंगे। तो जो बेसिक आइडिया होता है बिहाइंड द साइक्लोट्रॉन वो यही होता है कि इट एक्सेलरेट्स द हैवी चार्ज पार्टिकल्स। जब हैवी चार्ज पार्टिकल हमने बोला तो प्रोटॉन हो सकता है, अल्फा पार्टिकल हो सकता है,
जनरली पॉजिटिव चार्जेस। नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स जनरली आपके हेवी चार्ज पार्टिकल्स नहीं है। तो इनिशियली जो साइक्लोट्रॉन डिजाइन किया गया था उसके अंदर देयर वाज नो प्रोविजन ऑफ एक्सेलरेटिंग द नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स। तो फिर नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स का एक्सेलरेट नहीं हो सकते हैं। लेकिन उससे पहले जो कन्वेंशनल तरीका है साइक्लोट्रॉन को हेवी चार्ज पार्टिकल्स को एक्सेलरेट कराने का, हम उसी को समझेंगे। मान लेते हैं कि बिल्कुल बीच में हमने एक हेवी चार्ज पार्टिकल रखा, लेट्स से दिस इज D1, और ये जो D1 है इनिशियली दिस इज एट नेगेटिव पोटेंशियल, और आपका जो D2 है दिस इज एट अ पॉजिटिव पोटेंशियल। जो मैग्नेटिक फील्ड आप यहाँ अप्लाई कर रहे हो दैट इज समवेयर अराउंड 1.2 टेस्ला, ठीक है। अब मान लिया, और ये जो फील्ड यहाँ आपने अप्लाई करी थी इट इज ऑफ द रेंज ऑफ 10 to the power 6 वोल्ट पर मीटर, इतनी आप इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ अप्लाई कर रहे थे। अब मान लिया कि ये जो आपने चार्ज पार्टिकल यहाँ रखा, तो सबसे पहले क्या होगा, अट्रैक्ट होगा टुवर्ड्स द नेगेटिव, ठीक है। और जैसे ही ये अंदर एंटर करेगा तो हॉलो मेटेलिक डी के अंदर आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड का इन्फ्लुएंस या इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड का इन्फ्लुएंस नहीं रहता। सो दिस कम्स इनटू द इन्फ्लुएंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ओनली एंड इट इज फायर्ड एट एन एंगल 90 डिग्री टू द मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ यही कॉन्सेप्ट बन रहा है, इधर भी आपने चार्ज पार्टिकल को 90 डिग्री पे फायर कराया था, और मैंने आपको बोला कि नॉर्थ साउथ कैसे है, ऐसे नॉर्थ यहाँ पर तो इसके बिल्कुल पीछे साउथ होगा, यानी डी अगर बीच में है कहीं पर तो ये नॉर्थ हो सकता है और ये साउथ हो सकता है, और डी बीच में कहीं पर है तो ये परपेंडिकुलर फील्ड होगी यहाँ पर। तो चार्ज पार्टिकल विल एंटर परपेंडिकुलर टू द फील्ड। अब चार्ज पार्टिकल अगर परपेंडिकुलर टू द फील्ड एंटर कर रहा है तो एज सून एज इट एंटर्स इनटू द मैग्नेटिक फील्ड, ये कैसे मूव करेगा बेटा, एक ट्रेजेक्टरी लेनी शुरू करेगा जो कि इसकी सर्कुलर ट्रेजेक्टरी होगी। एज सून एज इट कम्स आउट ऑफ द D1 अगेन, तो इसको फिर से एक हॉरिजॉन्टल पुश मिलेगा, क्योंकि इतनी देर में ये D पॉजिटिव हो जाएगा और ये वाला D नेगेटिव हो जाएगा। तो इस हॉरिजॉन्टल पुश की वजह से इसका रेडियस बढ़ जाता है, एंड दिस पर्टिकुलर प्रोसेस कीप्स ऑन गोइंग, जिसकी वजह से इसका पाथ बड़ा होता चला जाएगा, एंड अल्टीमेटली ये एक विंडो के थ्रू बाहर निकल के आएगा और अपने टारगेट को हिट कर देगा। जहां पर हमें एक्सेलरेटिंग चार्ज पार्टिकल्स की जरूरत होती है बॉम्बार्डमेंट करवाने के लिए किसी न्यूक्लियर रिएक्शन में, ट्रांसम्यूटेशन रिएक्शंस में, ऐसी जगह पर हम लोग चार्ज पार्टिकल्स को इनिशियली एक्सेलरेट कराते हैं और वो एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल बाहर निकल के आता है और फिर टारगेट को हिट कर देगा। तो यानी वो इस पर्टिकुलर डी के साइज के अंदर ही मल्टीपल लूप्स लेता है, और ये लूप्स कैसे होते हैं, मतलब कॉन्स्टेंटली इसका जो साइज होता है लूप्स का ये इंक्रीज होता रहता है। तो अगर हम इसके मैथमेटिक्स की बात करें, अगेन द फोर्स व्हिच इज रिस्पांसिबल फॉर टेकिंग इट इनटू द सर्कुलर पाथ, वो तो था BQ, और सर्कुलर पाथ पर ले जा रहा है तो mv²/r कैंसिल आउट हो गया। अगेन जो रेडियस है वो mv/bq। सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट यहाँ पर ये है बेटा कि जो टाइम पीरियड की हम बात कर रहे हैं 2πm/bq, इसको हम यहाँ पर अगर समझने की कोशिश करें तो जो हमने इनिशियली एक क्वेश्चन रेज करा कि क्या इससे नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स एक्सेलरेट नहीं हो सकते, और अगर हो सकते हैं तो कैसे हो सकते हैं। देखो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स या हम ये कहें लाइटर चार्ज पार्टिकल्स की अगर हम बात करें तो 2π कांस्टेंट है, मैग्नेटिक फील्ड अप्लाइड भी कांस्टेंट है, चार्ज ऑफ द चार्ज पार्टिकल कांस्टेंट होगा। लेट अस टेक एन एग्जांपल ऑफ एन इलेक्ट्रॉन एंड अ प्रोटॉन। अब इलेक्ट्रॉन बहुत लाइट होता है एज कंपेयर टू अ प्रोटॉन, और प्रोटॉन हैवी है। अब प्रोटॉन को इसने एक्सेलरेट करा दिया, लेकिन इलेक्ट्रॉन नहीं हो पा रहा। क्यों नहीं हो पा रहा, समझे, मास रिड्यूस होने की वजह से टाइम पीरियड क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। टाइम पीरियड अगर रिड्यूस हो गया तो इसका मतलब उसका जो रोटेशंस हैं वो बढ़ गए। टाइम पीरियड क्या होता है, एक सर्कुलर पाथ को कंप्लीट करने का टाइम। लेकिन जितनी देर तक साइक्लोट्रॉन अंदर है इन दोनों डीज के अंदर, मतलब चार्ज पार्टिकल साइक्लोट्रॉन के अंदर है, अगर उसका टाइम पीरियड रिड्यूस हो रहा है तो इट मीन उसकी स्पीड बहुत ज्यादा हो जाती है, और स्पीड बहुत ज्यादा हो जाने का मतलब ये हुआ कि वो अपनी ट्रेजेक्टरी को होल्ड नहीं कर पाता एंड इट स्टार्ट्स कोलाइडिंग विद द वॉल्स ऑफ द साइक्लोट्रॉन। ऐसा होने पर वो इस टारगेट को हिट नहीं करेगा, लेकिन अंदर ही रैंडम मोशन के अंदर मूव करना शुरू कर देगा।
अब हम चाहते हैं कि वो एक पर्टिकुलर टाइम में एक ट्रेजेक्टरी को फॉलो करता हुआ एक सर्टेन एक्सेलरेशन के साथ बाहर आए, तो मुझे टाइम पीरियड को कांस्टेंट करना पड़ेगा, और टाइम पीरियड को कांस्टेंट करने के लिए आप उसका चार्ट तो चेंज नहीं कर सकते, बट हाँ आप बी चेंज कर सकते हो। तो अ साइक्लोट्रॉन with provision of a cyclotron with provision of time variable magnetic field is used and is called synchrotron. ठीक है, ठीक है बेटा। Yes, sir. तो इसका टाइम पीरियड, इसकी फ्रीक्वेंसी, इसका रेडियस, ये सब चीजें हमने परपेंडिकुलर डायरेक्शन वाले केस के अंदर ऑलरेडी कैलकुलेट कर दिया था। तो जो मैथमेटिक्स है साइक्लोट्रॉन का, दैट रिमेन्स द सेम। ठीक है, वो एग्जैक्टली यही वाला। ठीक है, साइक्लोट्रॉन में कोई दिक्कत तो नहीं? नो सर, क्लियर है। ठीक है। अच्छा, जैसे कि अगर हम लोग यहाँ पर एक क्वेश्चन की बात करें, तो एक क्वेश्चन मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगा साइक्लोट्रॉन से रिलेटेड ही, तो आपको थोड़ी सी क्लैरिटी भी आ जाएगी कि जैसे मान लो एक क्वेश्चन पूछे, एन इलेक्ट्रॉन एंड अ प्रोटॉन, ठीक है, एन इलेक्ट्रॉन एंड अ प्रोटॉन एंटर अ मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलरली, बोथ हैव द सेम काइनेटिक एनर्जी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। अब चार इक्वेशंस ध्यान से समझना, मतलब चार जो ऑप्शंस हैं वो ध्यान से देखना। पहली है, ट्रेजेक्टरी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज लेस कर्व्ड। दूसरा, ट्रेजेक्टरी ऑफ प्रोटॉन इज लेस कर्व्ड। तीसरा, बोथ ट्रेजेक्टरीज आर इक्वली कर्व्ड। चौथा, बोथ मूव ऑन स्ट्रेट लाइन पाथ। बताओ चारों में से कौन सा करेक्ट है? सर एक बार दोबारा रिपीट कर दो क्वेश्चन। उसने कहा ट्रेजेक्टरी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज लेस कर्व्ड। ठीक है, उसने कहा कि जैसे यहां पर आपने एक इलेक्ट्रॉन को फायर करा रीजन ऑफ क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड में, और एक आपने प्रोटॉन को फायर करा रीजन ऑफ क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड में। ठीक है, क्वेश्चन कहता है इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन एंटर अ मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलरली, बोथ हैव सेम काइनेटिक एनर्जीज। काइनेटिक एनर्जी दोनों की सेम है, यानी काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटॉन। तो उसने ये पूछा क्या ट्रू होगा दैट ट्रेजेक्टरी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज लेस कर्व्ड, trajectory of proton is less curved, both will move in the same straight line, and both trajectories are equally curved. बताओ। तो सेम वेलोसिटी से एंटर कर रहा, सेम काइनेटिक एनर्जी से एंटर कर रहा है। तो दोनों की इक्वली कर्व्ड होगी। इक्वली कर्व्ड होगी। अच्छा चलो, अभी हमने आर का फॉर्मूला बनाया था, देखो जरा, अंडर द रूट 2m e काइनेटिक अपॉन b क्यूब। ठीक है, यही फॉर्मूला बनाया था ना बेटा? यस सर। अब देखना जरा, यहां पर काइनेटिक एनर्जी दोनों की सेम है, मैग्नेटिक फील्ड जिसमें वो एंटर कर रहा है वो दोनों के लिए सेम है, और चार्ज भी दोनों के लिए सेम है। ठीक है, ठीक है, यस सर। और टू तो कांस्टेंट है ही,
तो इसका मतलब r of electron is directly proportional to under the root of mass of electron, and r of proton is directly proportional to under the root of mass of proton, है ना? Yes, sir. तो एक बात बताओ, मास ऑफ प्रोटॉन ज्यादा होता है तो रेडियस ऑफ प्रोटॉन ज्यादा बड़ा होगा। Yes, sir. तो इसका मतलब जो कर्वेचर है, अगर आप विद इन अ लिमिट देखें या विद इन अ रेंज देखें, तो किसका कर्वेचर छोटा होना चाहिए? प्रोटॉन का कर्व हमें छोटा दिखाई देना चाहिए ना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो सर्कुलर पाथ जल्दी अटेन कर लेगा और प्रोटॉन टाइम लगाएगा सर्कुलर पाथ को अटेन करने में। Yes, sir. तो यानी प्रोटॉन का जो ट्रेजेक्टरी होगा वो लेस कर्व्ड दिखेगा विद इन द साइक्लोट्रॉन या विद इन द रीजन। ठीक है, Yes, sir. क्लियर हो गई बात सबको? अभिमन्यु क्लियर है? Yes, sir. अन्वेषा, एंजेला, Yes, sir. Yes, sir. तमन्ना। Yes, sir. अच्छा, एक क्वेश्चन और बोल रहा हूँ, ठीक है, बताना कैसे क्या होगा। अच्छा, मान लो कि मैं आपको एक फिगर यहां बना देता हूं। अच्छा, जैसे कि ये हमारे पास एक रीजन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। इस रीजन ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में हमारे पास एक न्यूट्रॉन है, एक प्रोटॉन है, एक अल्फा पार्टिकल है, ठीक है, और एक इलेक्ट्रॉन है। ये चार अलग अलग चार्ज पार्टिकल्स एक रीजन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड में कुछ इस तरह की ट्रेजेक्टरीज शो करते हैं, ठीक है। क्या आप बता सकते हैं कौन सा क्या है? सर, ए हमारा क्या नाम है, अल्फा पार्टिकल है, बी हमारा प्रोटॉन है, सी हमारा न्यूट्रॉन है और डी हमारा इलेक्ट्रॉन है। हाँ, एग्जैक्टली। अभी जो हमने बात की थी फिर से देखें, हमने रिलेशन बनाया था अंडर द रूट 2m ई काइनेटिक अपॉन बी क्यू, ठीक है। हमने अभी यही बात बोली कि बेटा बी तो सेम है, ठीक, लेकिन अब यहाँ पर क्यू यानी चार्ज भी वेरी कर रहा है, उसके अकॉर्डिंग निकालने की कोशिश करना, ठीक। अब यहाँ पर जो रिलेशन होगा वो आर प्रोपोर्शनल टू द रेशियो रूट m बाई क्यू, इस पे डिपेंड करेगा, ठीक है। यस सर। हाँ, अब एक बात बताओ, सबसे कम मास किसका होता है? इलेक्ट्रॉन का। इलेक्ट्रॉन का। अच्छा देखो, न्यूट्रॉन की तो बात तो ये है कि सी न्यूट्रॉन है, बिल्कुल सीधा सीधा पास कर गया, अनचार्ज पार्टिकल था, कोई फर्क नहीं पड़ा, ठीक है। अब बात करते हैं इलेक्ट्रॉन का मास इन बाकी तीनों में सबसे कम होता है, ठीक है। तो सबसे ज्यादा कर्व्ड वही होना चाहिए ना। यस सर। तो डी हमें सबसे ज्यादा कर्व दिख रहा है, ठीक। विद इन दिस रीजन डी हमें ज्यादा कर्व दिख रहा है, तो कायदे से डी क्या बनना चाहिए? इलेक्ट्रॉन बनना चाहिए, ठीक है। यस सर। अब बात करते हैं प्रोटॉन की और अल्फा पार्टिकल, ठीक है। अब अल्फा पार्टिकल का मास होता है 4 टाइम्स ऑफ
मास ऑफ प्रोटॉन और चार्ज होता है अल्फा पार्टिकल का 2 टाइम्स ऑफ चार्ज ऑफ प्रोटॉन। तो अगर हम r की बात करें इस केस में, दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 4 टाइम्स ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन अंडर द रूट अपॉन 2 टाइम्स द चार्ज ऑफ प्रोटॉन। ठीक है, ठीक है बेटा, यस सर। ठीक है। लेकिन हम देख रहे थे अंडर रूट m में, तो अंडर रूट m यहाँ पर मास ज्यादा हो गया ना, हैवी हो गया ना। यस सर। मास ज्यादा होने की वजह से अब a और b में से अल्फा कौन सा होगा? ए बी 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 b, b अल्फा होगा और a हमारा क्या होगा? प्रोटॉन। प्रोटॉन। ठीक है बेटा, क्लियर है? यस सर। ओके, तो इस तरह के क्वेश्चंस जनरली आ जाते हैं पेपर में। दैट इज व्हाई वहां पर मैंने ये रिलेशन में एक थोड़ा सा मैनिपुलेशन करके एक नया रिलेशन आपको बताया कि इस पर्टिकुलर रिलेशन को आप अप्लाई करके डायरेक्टली क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो, और ऐसे वाले क्वेश्चंस जनरली पेपर में आते हैं। अभी मैंने जो दोनों क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस करे हैं, दीज आर द क्वेश्चंस ऑफ नेशनल फिजिक्स एग्जामिनेशन। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चंस उसके अंदर पूछे गए हैं, और ऐसे ही क्वेश्चंस आईआईटी स्क्रीनिंग के अंदर भी पहले पूछे जा चुके हैं। तो इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश ज्यादा करें। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट है बेटा साइक्लोट्रॉन हो गया, चार्ज पार्टिकल्स की हमने बात कर ली। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं फोर्स बिटवीन टू पैरेलल स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर्स। देखो जरा, अगर हम ये कहें कि हमारे पास एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है और उस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में आपने एक करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस कर दिया। ठीक, तो ये जो करंट कैरिंग कंडक्टर है जिसको कि आपने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस किया, कितनी फोर्स ये एक्सपीरियंस करेगा? तो वो जो एक्सपीरियंस्ड फोर्स है इसकी, वो होती है BIL साइन थीटा। ये तो रिलेशन हमने पहले डिराइव कर रखा है, तो ये तो आप जानते ही होंगे। तो I इंटू L क्रॉस B, इसको दोबारा डिराइव करने की तो जरूरत नहीं है ना? नो सर। एंजेला, क्या जरूरत है बेटा? No, sir. अभिमन्यु, नो सर। ठीक है, तो फोर्स तो हमें पता है BIL साइन थीटा। अब इसकी एप्लीकेशन ज्यादातर टाइम्स एप्लीकेशन आती है। ठीक है, मान लो कि दो स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर्स हैं। ठीक, दोनों में करंट I1 और I2 पैरेलल कंडक्टर्स हैं। I1 और I2 इस तरह से एंटर करते हैं या मूव करते हैं। लेट्स से कि बोथ ऑफ देम आर सेपरेटेड बाय अ सर्टेन डिस्टेंस r। ठीक, तो अगर हम लोग ये देखें तो दोनों कंडक्टर्स एक दूसरे की मैग्नेटिक फील्ड के अंदर पड़े हुए हैं ना, यानी I2 पड़ा हुआ है I1 की फील्ड में, I1 पड़ा हुआ है I2 की फील्ड में। अब कैसे? ये कंडक्टर ऊपर की तरफ करंट जा रहा है, तो आप इसको अगर अपने हाथ में ऐसे पकड़ लें एंड अलाउ योर पाम टू मूव फ्रीली, तो मैग्नेटिक फील्ड यहां से बाहर निकलती है तो I2 में एंटर करेगी। अब क्योंकि I2 में एंटर करेगी तो यहाँ क्या लगा? क्रॉस, सो दिस विल बी मैग्नेटिक फील्ड B1। ठीक है, अब इसमें करंट ऊपर जा रहा है, जब आप इसको हाथ में पकड़ेंगे तो ये मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ आएगी, तो इधर से अंदर की तरफ से, पीछे से बाहर की तरफ ऐसे निकलेगी। इसको आप बोलेंगे डॉट परपेंडिकुलर टू द प्लेन आउटवर्ड्स, दिस इज मैग्नेटिक फील्ड B2।
यानी I2 पड़ा हुआ है फर्स्ट की फील्ड में B1 में, और I1 पड़ा हुआ है सेकंड की फील्ड में। इतना पार्ट क्लियर है सबको? यस सर। ठीक है, तो हमने यहाँ पर फोर्स जब निकालनी है तो कौन सा रूल अप्लाई करोगे, लेफ्ट हैंड रूल या राइट हैंड रूल? लेफ्ट हैंड। लेफ्ट हैंड। राइट किसके लिए अप्लाई करते हैं, इंड्यूस्ड करंट के लिए, तो आप लेफ्ट हैंड रूल अप्लाई करेंगे। लेफ्ट हैंड रूल के केस में जब आप I2 के ऊपर देखें तो बेटा ये वाली फिंगर आपकी मैग्नेटिक फील्ड होती है, तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर परपेंडिकुलर टू द प्लेन इनवर्स, नीचे वाली फिंगर करंट को रिप्रेजेंट करती है, तो ये गया ऊपर, तो फोर्स कहां लग रही है, I1 की तरफ। अब आ जाओ इधर, मैग्नेटिक फील्ड बाहर, करंट ऊपर जा रहा है, ये लो, ठीक है, तो फोर्स कहां गई, इस तरफ। तो यानी दोनों कंडक्टर्स यहाँ क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। कितनी फोर्स से अट्रैक्ट करते हैं, तो देखें, फोर्स ऑन टू ड्यू टू वन, फॉर्मूला क्या होगा, BIL, टू पे लगने वाली फोर्स वन की वजह से, तो वन की वजह से देख रहे हो, टू पे लगने वाली फोर्स, तो मैग्नेटिक फील्ड किसकी देखेंगे, करंट तो टू का ही होगा, मैग्नेटिक फील्ड वन का होगा, और लेंथ L गई। मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला म्यू नॉट I अपॉन 2πr, तो B1 के लिए करंट I1 इंटू I2 इंटू L, तो F21 per unit length is this. Similarly, F12 per unit length will be mu naught I1 I2 upon 2πr. समझ में ये बात आ गई कि दोनों के मैग्नीट्यूड्स इक्वल हैं। अब दोनों के मैग्नीट्यूड्स इक्वल होने के बाद हम यहां से वन एम्पियर की डेफिनेशन भी दे सकते हैं। तो ये हमने पहले भी बात की थी कि 1 एम्पियर इज द अमाउंट ऑफ करंट सेड टू बी फ्लोइंग थ्रू द टू कंडक्टर्स if they are a unit distance apart, they are of unit length, ठीक है। तो आपके पास जो फोर्स एक्ट करेगी इनके बीच में, that will be F is equal to 2 into 10 raised to the power minus 7 Newton। तो 1 एम्पियर को डिफाइन कर सकते हैं ना ऐसे, that 1 ampere is said to be the current flowing through the two conductors, two parallel straight current carrying conductors, when they are unit distance apart and they experience a force of 2 into 10 to the power minus 7 newtons। ठीक है, ठीक है बेटा। यस सर। ये फोर्स पर यूनिट लेंथ वाला पार्ट क्लियर है हमेशा? तमन्ना? Yes, sir. ओके, अब बेटा इसकी एप्लीकेशन कैसे आएगी? एप्लीकेशन ऐसे आती है, मेन जो चीज है वो एप्लीकेशन की है। इसको समझने के बाद आपको इसके एप्लीकेशन के बारे में हमने जब ये टॉपिक किया था तब भी ऐसे वाले क्वेश्चंस के बारे में हमने डिस्कशन किया था, और जनरली जो एप्लीकेशन होती है वो यही आती है कि लेट्स से कि आपके पास स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर है, अच्छा सेम डायरेक्शन में है तो अट्रैक्शन होती है, यही अगर करंट की डायरेक्शन अपोजिट हो जाती तो रिपल्शन होता, पक्की बात। यहाँ आपने रख दिया एक लूप, ठीक है, लेट्स से ये लूप यहाँ से डिस्टेंस x अपार्ट है और लूप की लेंथ a है, ठीक है, और इसकी ब्रेड्थ भी a है। अगर मैं कहता हूँ यहाँ करंट 2 एम्पियर फ्लो करता है और इसमें करंट 1 एम्पियर फ्लो करता है, ठीक है, तो वो आपसे पूछेगा कि फोर्स इन दोनों के बीच में कैसी होगी और कितनी होगी। तो सिंपल है, तो फोर्स पर यूनिट लेंथ इनके बीच में हो जाएगी 2 into 10 to the power minus 7, करंट कितना आएगा 2 into 1 अपॉन डिस्टेंस कितना था x। लेकिन जब फोर्स की हम बात करेंगे इन दोनों के बीच में,
यानी इसके बीच में और इसके बीच में, तो फोर्स हो जाएगी आपके पास 2 × 10⁻⁻7 × 2 × 1 अपॉन डिस्टेंस कितना हो गया x + a, ठीक है। ठीक Yes, है sir. बेटा। अच्छा एक और चीज, यहाँ तो आपको अट्रैक्शन दिखेगी, लेकिन इसके और इसके बीच में तो आपको रिपल्शन ही दिखाई देगी ना। भाई सेम डायरेक्शन में करंट है तो अट्रैक्शन होगी। अभी हमने देखा था फोर्सेस दोनों, इससे लगने वाली फोर्स इस तरफ आ रही थी, इससे लगने वाली फोर्स इस तरफ जा रही थी, तो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे थे। यहाँ ये भी दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, बट ये करंट कैरिंग कंडक्टर इस वाली एज को क्या करेगा, रिपेल करेगा ना। Yes, sir. तो अब ये भी पूछ सकता है व्हाट इज द नेचर ऑफ नेट फोर्स। तो नेचर ऑफ नेट फोर्स मस्ट बी अट्रैक्टिव। क्यों? क्योंकि यहाँ डिस्टेंस ज्यादा होने की वजह से फोर्स का मैग्नीट्यूड कम होगा, यानी फोर्स वीक होगी, ये वाली फोर्स ज्यादा स्ट्रांग होगी, ठीक है। ठीक है बेटा, इतनी बात क्लियर है। Yes, sir. तो इस तरह के क्वेश्चंस जनरली आपसे पेपर में पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट टाइम जो चीज हम स्टार्ट करेंगे वो होगा टॉर्क और बेटा आपका मूविंग कॉइल, गैल्वेनोमीटर और ये सब चीजें। नेक्स्ट क्लास में वो दोनों चीजें कंप्लीट हो जाएंगी, मतलब सारा ये पर्टिकुलर चैप्टर मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट कंप्लीट हो जाएगा। देन वी विल स्टार्ट अ न्यू चैप्टर। एक क्लास एटलीस्ट उसी की करेंगे हम। अब नेक्स्ट वीक से एक क्लास करेंगे न्यू चैप्टर की और बाकी दोनों रिवीजन में, ठीक है। सो दैट के न्यू चैप्टर भी थोड़ा थोड़ा होता रहे, क्योंकि स्टिल वी हैव 1.5 मंथ। अच्छा आज हाँ नोटिफिकेशन आ भी गया है कि मिड नवंबर में स्टार्ट होंगे बेटा आपके बोर्ड एग्जाम्स। तो क्योंकि मिड नवंबर में स्टार्ट होंगे तो वी स्टिल हैव अप्रोक्सीमेटली 2 मंथ्स, ठीक है। आज 19th ही हुई है, तो वी स्टिल हैव 2 मंथ्स। तो उसके उसके हिसाब से हमें जो नेक्स्ट टर्म का कोर्स है वो भी पुल अप करते रहना चाहिए, क्योंकि उन्होंने फाइनल टर्म के लिए मार्च के लिए बोल दिया है कि मिड मार्च में स्टार्ट हो जाएंगे। तो 2.5 मंथ्स बहुत कम रहेंगे। तो 1 और 2 चैप्टर्स हम चाहते हैं कि इससे पहले कि हम लोग नेक्स्ट टर्म में जाएं हमारे कंप्लीट हो जाए, ठीक है। तो तब तक के लिए रिवीजन में 2 क्लासेस और एक क्लास हमारी न्यू चैप्टर की भी चलेगी। तो नेक्स्ट क्लास में लेट्स सी, या तो इसको कंप्लीट करेंगे या न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। आई विल इन्फॉर्म यू अकॉर्डिंगली। दूसरी बात, मैंने परसों परले दिन वाली क्लास के टाइम पर आपके साथ एक शीट 2-3 वर्कशीट्स शेयर की थी, क्या वो हो गई हैं? कुछ क्वेश्चन Sir, अभी complete नहीं हुआ। लास्ट क्लास जो हुई थी बेटा ऑनलाइन हुई थी हमारी, उस दिन बारिश बहुत ज्यादा थी, तो रात को मैंने जब इस चैप्टर की रिवीजन कराई थी तो उसकी एक वर्कशीट मैंने शेयर की थी, 3-4 पेजेस थे। Yes, sir. तो कितने हो गए वो? Sir, अभी हुए नहीं है। बेटा उसको कंप्लीट करो, ठीक है। दोज वर वेरी गुड क्वालिटी क्वेश्चंस जो कि आपके एग्जाम्स में आ सकते हैं बेटा, उनको उनको सॉल्व करने की कोशिश करो, ठीक है। Okay, तो sir. दैट के इस चैप्टर की रिवीजन जब हो जाए तो आपकी जो भी कोई प्रॉब्लम्स हो, आज भी मैं कुछ वर्कशीट शेयर कर दूंगा शाम तक, तो जो भी कोई आपकी प्रॉब्लम्स हो उन क्वेश्चंस को हम लोग पहले एक बारी बात कर लें, उनके ऊपर उनका सोल्यूशन डिस्कस कर लें, सो दैट के चैप्टर वंस फॉर ऑल एक बारी के लिए खत्म हो जाए, ठीक है। Yes, sir. चलो Sir. आज कुछ क्वेश्चंस और शेयर करूंगा। हाँ अभिमन्यु कुछ कह रहे हो? सर हाँ बोलो। नहीं सर, मैंने कुछ नहीं। अच्छा ठीक है। सर डेट शीट आ गई है क्या? नहीं, आज न्यूज़पेपर की एक कटिंग आई है मेरे पास जिसमें लिखा हुआ है कि मिड ऑफ नवंबर में स्टार्ट होंगे, 13th और 15th नवंबर से। सर 13 का तो सैटरडे है। हाँ 13th या 15th से। ठीक है सर। ठीक है बेटा।
आज इतना ही रखते हैं, बाकी नेक्स्ट टाइम, ठीक है? थैंक यू सर। ओके। Thank you, sir.